सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अरूप दत्ता। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथर के बारे में। खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 1915 में और उनका डेथ हुआ था 2014 में। वो एक फेमस इंडियन राइटर थे, जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन भी रह चुके हैं। वो बेस्ट नोन है अपने बहुत ही क्लियर सिंपल स्टाइल और शार्प विट से लिखने के वजह से। शार्प विट यानी उनका जो एबिलिटी टू थिंक है या फिर जो शब्दों की जो जादूगरी है, बहुत ही मजाकिया ढंग से वो प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उस तरह से उनका लिखने का स्टाइल है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। उनके जो फेमस वर्क्स है उनमें से कुछ नाम हम ले सकते हैं, जैसे उनका एक बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वीमेन। ही रोट अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज विथ ऑनेस्टी एंड ह्यूमर। हमेशा देखने को मिलता है कि वो काफ़ी समय उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी बहुत ही सच्चाई के साथ और बहुत ही मजाकिया ढंग से उन्होंने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। उनका ग्रैंडमदर से उनका जो रिलेशन है और वो किस तरह से चेंजेस उसमें आती है। समय समय में जो हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशनल रोल्स जो हमारा चेंज होता रहता है, हमारा जो फैमिली के साथ जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं पे समय के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो ये इसी के ऊपर आधारित एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो यहाँ पे हम देखेंगे खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंडमदर के का जो रिश्ता था, तो जो रिलेशन था, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द ग्रैंडमदर्स अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी। जो खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडमदर थे उनका वो दिखती कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज ऑलवेज सीन एज एन ओल्ड वोमन। बड़ा मजाकिया ढंग से वो बोलते हैं कि जब भी वो उन्होंने उनकी ग्रैंडमदर को जब से वो जाने हैं तब से उन्होंने उनको ओल्ड वोमेन मतलब बूढ़ी एक औरत के हिसाब से ही उन्होंने देखा है। हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स। आपको पता है जैसे कि बूढ़े लोगों में चेहरों में अक्सर झुर्रियाँ आ जाती हैं, जो रिंकल्स होते हैं, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, इधर से भी रिंकल्स चेहरे पर, उस साइड से भी रिंकल्स। और वो करीबन शी लुक्ड द सेम फॉर 20 ईयर्स। करीबन 20 लास्ट 20 ईयर्स से जब से वो उनको जानते हैं तब से वो बोल रहे हैं कि ये रिंकल्स उनको दिखा था और वो वैसी ही दिख रही है शुरू से ही। 20 ईयर्स से ग्रैंडमदर ऐसी ही दिखती है। द ऑथर कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड मैरिड। ऑथर कभी खुशवंत सिंह कभी सोच भी नहीं सकते या कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी दादी कभी यंग भी रही होंगी या कभी उनका शादी भी हुआ होगा। इट्स सेम ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। ये सोच ही उनको कहीं ना कहीं पे अनबिलीवेबल या डिस्गस्टिंग लगता है कि ये लेडी जो इतनी बुरी है, उनको उनका कभी वो यंग भी रही होंगी या मैरिड भी रही होंगी, ये उनको कहीं ना कहीं पर विश्वास नहीं होता है। तो फिर वो बोलते हैं दो शी वॉज नॉट प्रिटी। वो बोल रही है कि हालांकि वो प्रिटी तो नहीं थी लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। अब आप बोलोगे कि सर प्रिटी और ब्यूटीफुल में क्या अंतर होता है। यहाँ पे एक्चुअली जो ब्यूटीफुल प्रिटी जो है वो उनकी चेहरे की खूबसूरती की बात कही गई है। जो खुशवंत सिंह का मानना है वो कभी भी चेहरे से सुंदर नहीं रही है, लेकिन शी वॉज़ ब्यूटीफुल। लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना लोगों का मन खूबसूरत होता है, वो अंदर से ही काफ़ी खूबसूरत थी। ड्यू टू हर पीसफुल एंड प्योर प्रेजेंस। वो बहुत ही प्योर थी, बहुत ही शांत महिला थी, जिसके चलते ऑथर ने हमेशा उनको बोला है कि एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। ये शब्द उन्होंने ये लाइन यूज़ किया है ये कहने के लिए कि वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही पीसफुल और बहुत ही प्योर वो दिखती है हमेशा से, जब से वो जानते हैं उनको। शी ऑलवेज ओर वाइट क्लोथ्स। हमेशा वो वाइट कपड़े ही पहनती थी। आपको पता है जैसे कि विधवा औरत हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे
कल्चर्स में ये एक तरह का एक रीत है कि विधवा औरतें जो होती है वो वाइट कपड़े पहनती है, तो वो भी ऐसी ही थी, वाइट क्लॉथ्स पहनती थी। हैड सिल्वर हेयर, उनका जो बाल है वो भी कहीं ना कहीं पर सिल्वर हो चुका था क्योंकि वो भी वाइट हो चुका था, मतलब। एंड वाज ओफन प्रेइंग और काउंटिंग द बिट्स ऑफ अ रोजरी, और हमेशा वो क्या करते थे, जो अपने माला होती है ना, आपको पता है कि जो प्रे करने के लिए कुछ धार्मिक मालाएं होती है जिसको हम लोग रोज़री बोलते हैं, मतलब गले में आपको दिखेगा, उसमें छोटे छोटे बीट्स लगे होते हैं, गोल गोल दाने, कभी मोतियों के हो सकते हैं, जिसको हम लोग मनके भी बोलते हैं, या कुछ और भी चीज़ों का हो सकता है। तो ये हमेशा क्या करती थी, जो जो माला है उसमें नाम जप करती रहती थी, जो रोज़री का जो बिट्स है उसको काउंट करती रहती है। आपको पता है बहुत सारे लोग उसको काउंट करते हैं, कितना बार भगवान का नाम उन्होंने लिया, उस हिसाब से उसको काउंट किया जाता है। तो ये एक तरह का प्रे करने का तरीका होती है। तो ऑथर हमेशा ही देखते थे कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा, उनकी जो दादी थी वो हमेशा ही कहीं ना कहीं पे बीट्स, रोज़री का जो बीट्स है उसको काउंट किया करती थी, उसी तरह से वो प्रे भी करती थी। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑथर का जो चाइल्डहुड बॉन्ड है, कहीं ना कहीं पर जो उनके ग्रैंड मदर के साथ उनका जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो कैसा था। द ऑथर स्पेंट हिज अर्ली चाइल्डहुड इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, बचपन में उनका जीवन गांव में ही बीता है उनके दादी माँ के साथ, मतलब तो अब क्या था कि उनके ग्रैंड मदर के साथ उनका जो रिश्ता था वो काफ़ी क्लोज हो चुका था। इस कारण शी वुड वेक हिम अप, सुबह सुबह क्या करती थी, वो उनको जगाती थी, वो बच्चे थे तो सो जाते थे, तो सोए रहते थे, उनको उठाती थी, फिर बाथ हिम, उनको नहलाती भी थी। उनके सामने कभी कभी वो प्रेयर किया करती थी, जानबूझकर उनके सामने प्रेयर करती है कि उनका मानना था कि बच्चों के सामने अच्छा प्रेयर करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं वे बच्चे उसको सीखते हैं, और वो खुद उसको स्कूल भी लेके जाया करती थी, क्योंकि शी कैरिड स्टेल चैपेटीज टू फीड स्ट्रे डॉग्स ऑन द वे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब वो स्कूल जाती थी ना, तो रात का जो रोटी होती थी, स्टेल चैपेटीज का मतलब होती है जो बासी रोटी होती थी ना, जो पिछले रात रह गया होगा, बच गया होगा, तो उसको वो पैक कर लेती कहीं ना कहीं पर, ताकि रास्ते में जो स्ट्रे डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो सड़कों पे ऐसे ही आवारा कुत्ते जो घूमते रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पर कुछ रोटियां वो ले लेती थी, ताकि जब मिलेंगे तो उनको दे देंगे। तो उनका स्वभाव समझ में आता है, काफ़ी काइंड हार्टेड थी वो। द स्कूल वॉज अटैच टू ए टेम्पल, तो खुशबंत सिंह का जो स्कूल था वो एक मंदिर के साथ अटैच था। वेयर शी वुड रीड स्क्रिप्चर्स वाइल ही स्टडीड, उनको वो स्कूल में छोड़ देते थे, और स्कूल में खुशबंत सिंह पढ़ाई करते थे, और जो ग्रैंड मदर थी वो भी क्या करती थी, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, किताबें होती, वो अब टेम्पल में बैठ के वो पढ़ती रहती थी। तो दोनों का ही कहीं ना कहीं पर एक साथ ही पढ़ाई चल रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम दे शेयर्ड ए क्लोज फ्रेंडली बॉन्ड, तो जब वो लोग विलेज में थे तो दोनों का जो बॉन्ड था, जो रिश्ता था, वो बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही क्लोज था, दोनों बहुत ही आपस में मेल जोल कर रहते थे, काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के। लेकिन फिर आपको दिखेगा कि उनका जो लाइफ है वो, उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि खुशबंत सिंह जो है वो शहर में मूव कर लेते हैं। व्हेन दे मूव्ड टू द सिटी देयर रिलेशनशिप चेंज्ड, अब शहर में मूव करते हैं, इसका मतलब है कि जो ग्रैंड मदर थी वो भी साथ में जाती हैं, लेकिन शी नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विथ हिम। लेकिन शहर में जाने के बाद थोड़ा सा लाइफ में या लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव आता है। अब होता क्या है कि पहले जैसे वो स्कूल में उसको छोड़ने नहीं जाती है, तो खुशबंत सिंह का स्कूल बस आता है, उसी में वो जाते हैं, तो ग्रैंड मदर को अभी स्कूल नहीं जाना होता है। द ऑथर बिगैन लर्निंग इंग्लिश, साइंस एंड म्यूज़िक, खुशबंत सिंह जब नए स्कूल में पढ़े, शहर में आकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती हुए, वहाँ पे जाके वो इंग्लिश पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, म्यूज़िक पढ़ते थे। जो दादी शुरू शुरू में क्या होता था कि उसको पूछती थी क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो उसमें दादी का भी खास कोई नॉलेज नहीं था, या उनको पसंद भी नहीं था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसा थी जो दादी अच्छा नहीं पाती थी, क्योंकि उस स्कूल में जैसे कि म्यूज़िक सिखाया जाता था, तो दादी के का मानना था कि जो म्यूज़िक होता है वो अच्छे लोगों का काम नहीं होता है, वो हार्लॉट्स मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, या सेक्स वर्कर्स होते हैं, या फिर जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, उन लोगों का उन लोगों के लिए होता है म्यूज़िक सीखना, अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। ये देखो अभी उन दिनों का सोच था लोगों में। तो शी फेल्ट आइसोलेटेड, तो वो धीरे धीरे अपने आप को कहीं ना कहीं पर अलग थलग महसूस करने लगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका जो लोनलीनेस है
जो अकेलापन है उन्होंने क्वाइटली, मतलब विथ रेजिग्नेशन, कोई उन्होंने उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने उसको बस एक्सेप्ट कर लिया कहीं ना कहीं पर। उनका जो अपना एक नया लाइफ था कहीं ना कहीं पर, जो एकांत में बीतने वाला था, जो अकेलापन था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, चलो भाई यही है मेरा जीवन। अब फार्दर आपको दिखेगा कि खुशवंत सिंह और आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में, उनका लाइफ आगे बढ़ती है, तो उनका यूनिवर्सिटी का एजुकेशन स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे वो बाहर भी चले जाएंगे, देश से बाहर। तो एज द ऑथर एंटर्ड यूनिवर्सिटी हैग ही गॉट ए सेपरेट रूम। आप देखोगे वो यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि जब स्कूलिंग उनका ख़त्म होता है तो इंसान आगे बढ़ता है, तो उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। और वहाँ पे उनको, वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो घर में उनको एक सेपरेट, एक अलग थलग रूम दे दिया गया। तो देयर इंटरेक्शन रिड्यूस्ड इवन मोर। अब पहले क्या होता था, जब शहर में आकर स्कूल में भी पढ़ते थे तो दादी के साथ वो रहते थे, हालांकि दादी स्कूल नहीं जाने जाती थी उनके साथ या समय कम बिताती थी, लेकिन घर में आने के साथ कम से कम एक साथ कभी सोते थे। लेकिन अब होता क्या था कि यूनिवर्सिटी में जो वो एंटर हुए, वो बड़े हो गए, तो उनको अलग सा रूम प्रोवाइड कर दिया गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि दादी के साथ उनका जो मेल जोल है, इंटरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं पे और कम हो गया। बट शी नेवर कंप्लेन। लेकिन ग्रैंड मदर ने कभी भी उसको लेकर कभी कंप्लेन नहीं किया। शी स्पेंड हर टाइम फीडिंग स्पैरोज इन द वरांदा। ठीक है, वो वरांदा में बैठकर क्या करती थी, जो स्पैरो हैं, जो स्पैरो बर्ड्स होते हैं ना, उनको क्या करती है, कहीं ना कहीं पर वो दाना डालती थी, खाना देती थी कहीं ना कहीं पर। और वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने शोर शराबा करते थे, चर्पिंग्स करते थे। यहाँ पे एक कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ किया गया, आपको दिखेगा, ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, जिसका सिंपल मीनिंग होता है कि किचिर मिचिर जो साउंड होता है स्पैरो का, वो एकदम पूरा गूंज उठता था वहाँ पे, क्योंकि दादी अभी स्पैरो के साथ ही टाइम बिताना शुरू कर दिया, उन्हीं में उनको कहीं ना कहीं पे नए दोस्त मिल गए। तो फिर क्या होता है कि व्हेन द ऑथर लेफ्ट फॉर एब्रॉड फॉर 5 ईयर्स, अब देखेगा कि ऑथर क्या होते हैं, खुशवंत सिंह अभी विदेश चले जाते हैं, उनको और पढ़ना था तो आगे चले जाते हैं, और वो 5 साल के लिए जाते हैं। शी केम टू द स्टेशन, हालांकि स्टेशन तक छोड़ने के लिए खुद दादी आती है उनको। किस्ड हिज फॉरहेड, उनके फॉरहेड को भी वो किस करती हैं, जैसे कि छोटे बच्चे को जो प्यार करके हम लोग करते हैं उसी तरह से। लेकिन वो साइलेंट थी, मतलब वो कुछ बोली नहीं, ना तो कोई रोना धोना, कुछ नहीं, नॉर्मल थी, उन्होंने कोई इमोशन ही शो नहीं किया। फिर क्या होता है कि लंबे समय तक वो रहते हैं बाहर, फिर फाइनली समय आता है कि वो रिटर्न आते हैं, और दादी का भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं पर एक पीसफुल एंड हो जाता है। व्हेन द ऑथर रिटर्न शी वॉज स्टिल द सेम। अब 5 साल बाद ऑथर रिटर्न आते हैं, आकर वो दादी को जब देखते हैं तो उनको बस वैसे ही दिखती है, कोई भी ज़रा सा भी चेंज उनको नहीं दिखा। दादी वही शांत स्वभाव की, काम थी, ओल्ड हो गई थी, वो जो पहले भी वो वैसी ही थी वो, और काफ़ी पीसफुल, हमेशा से ही जैसी थी वैसे ही है वो। शी कंटिन्यूड फीडिंग स्पैरोज, अभी भी वो स्पैरो को दाना डालती है, जो 5 साल पहले उन्होंने जो देख कर गए थे वो भी वो चीज़ें सेम कहीं ना कहीं पर थी। अभी भी वो प्रे करती है, और स्पाइनिंग द व्हील, और जो चरखा होता है ना, आपने देखा होगा गांधी जी का चरखा होता था, उसी तरह से दादी भी चरखा चलाती थी। तो ये सब चीज़ें, स्पाइनिंग द व्हील जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वो करती है। मतलब बहुत कम ही चेंजेस उनमें आया है या नहीं आया है ऑथर के हिसाब से। अब वन इवनिंग शी स्टॉप प्रेइंग एंड स्टार्टेड सिंगिंग विद जॉय। अब एक शाम को क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से प्रे करना बंद कर दिया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि दादी नहीं करती है, ये ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने अभी क्या किया, कहीं ना कहीं पे प्रे करना बंद कर दिया, और स्टार्टेड सिंगिंग विद जॉय। अब अचानक से बहुत ही खुश होकर गाना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं से वो एक पुराना ड्रम, जो ढोल बोलते हैं ना, जिसके जो सेजिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, ये ड्रम कहीं ना कहीं पे टूटा फूटा था, उसका जो चमड़ा था वो भी कहीं ना कहीं पे झूल रहा था। तो उस तरह का ड्रम वो कहीं ना कहीं से लेकर आई, और उसमें वो ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। और किस तरह की गाने वो गा रही थी, जैसे कि वो सेलिब्रेट कर रही हो होम कमिंग ऑफ ए वॉरियर। कोई सोल्जर, मान लो कोई सिपाही है जो युद्ध से लौट रहा है अपने घर, तो उसको वेलकम करने के लिए जो गाना होते हैं, उस तरह का गाना वो गाने लगी, जो उस कॉन्टेक्स्ट में किसी को समझ नहीं आई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर वो अचानक से वो प्रे करना बंद कर दिया, इस तरह का गाना वो गाना शुरू कर दिया। तो उसके अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, शी फेल इल, अगले ही दिन वो क्या हो गई, बहुत बीमार पड़ गई। एंड कामली अनाउंस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने बता दिया कि उनका जो अंतिम समय है वो कहीं ना कहीं पर निकट आ चुका है।
शी डाइड पीसफुली। और फाइनली क्या होता है कि बहुत ही पीसफुली उनका डेथ भी हो जाता है। प्रेइंग विथ हर रोज़री बिट्स, मरने के समय में भी उनके हाथ में वही माला था जो मन के थे, उसमें उनका हाथ था, और चेहरे पे कहीं ना कहीं पर एक सूखापन आ जाता है, उनका चेहरा में स्प्रेड हो जाता है, पेलर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब देखोगे यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है कि जो स्पैरो है वो भी उनके डेथ को कहीं ना कहीं पर मोर्न कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं उसका। आफ्टर हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड क्वाइटली इन हर हाउस। उनके मृत्यु के बाद, उनके डेथ के बाद आपको दिखेगा हज़ारों के संख्या में स्पैरोज जो बर्ड्स हैं वो उनके घर में आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उस दिन वो कोई चर्पिंग नहीं करते हैं, कोई शोर शराबा नहीं करते हैं, यहाँ तक कुछ खाते भी नहीं हैं। उनको खाना कुछ दिया गया था, उन्होंने खाया भी नहीं और सिर्फ साइलेंटली उड़ गए। दे जस्ट सेट इन साइलेंट मॉर्निंग, शुरू में कुछ समय तक बैठ गए। आफ्टर हर बॉडी वॉज टेकन फॉर क्रीमेशन, जब दाह संस्कार के लिए उनकी बॉडी को उठा के ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे साइलेंटली, बिना शोर शराबे मचाए उड़ के चले गए। और जो उनको कुछ खाना दिया गया, यहाँ पे ब्रेड कुछ दिया गया था, तो ब्रेड के जो टुकड़े थे जो उन बर्ड्स को ऑफ़र हुआ था, मतलब दिया गया था, तो बर्ड्स ने उसको अनटच रखा, मतलब छुआ भी नहीं उसको। एंड वेयर क्लीन्ड द नेक्स्ट डे बाय द स्वीपर, और वहाँ पे स्वीपर आकर क्या किया, जो साफ़ सफाई करते हैं वो लोग आके क्या किया, अगले दिन उसको मतलब डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि बर्ड्स का भी उनके साथ कहीं ना कहीं पे बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन चुका था। तो ये चैप्टर का एंड था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या थीम्स या मैसेज इस कहानी से हमको मिलता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का जो प्रेम था ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन नाती के बीच में, खुशबंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर के बीच में जो रिलेशन था, अनकंडीशनल लव था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने देखा एक थीम है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो वर्तमान का जो शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक एजुकेशन जो है वो किस तरह से हमारा ट्रेडिशनल रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। फिर हमने देखा कि सिंप्लिसिटी के बारे में देखा कि जो ग्रैंड मदर थे वो कितना सिंपल थे और वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी थी, मतलब काफ़ी आध्यात्मिक भी वो रही है, हमेशा प्रे करना, पूजा पाठ करना। और पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, उन्होंने मृत्यु को भी बड़ा शांति से स्वीकार कर लिया। और फिर अनस्पोकन इमोशंस कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, शोन थ्रू द साइलेंट मॉर्निंग ऑफ स्पैरोस। स्पैरो हालांकि कुछ बोले नहीं, कुछ इमोशन शो नहीं किया, लेकिन उनके बिना कुछ बोले ही उन्होंने कहीं ना कहीं पे दुख उन्होंने शो किया अपना, कहीं ना कहीं पे जो मॉर्निंग होता है उनका जो दुख है दादी जाने का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट किया। तो यही था इस चैप्टर का एक डिटेल्ड समरी। आशा करता हूँ आपको कुछ मदद ज़रूर मिला होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपका कुछ सुझाव है, कुछ सजेशंस है, और अगर इस चैप्टर से जुड़े हुए आप इम्पोर्टेंट नोट्स पाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए, और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ये भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।